इस वक्त कराची में वफाकी वजीर अली जैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 30 नवंबर को इंटरनेशनल फिशरीज डे होता है, तो हम उस पर इंशाल्लाह हम एक MOU भी साइन करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का कामयाब जवान प्रोग्राम है जिसके अंदर आसान किस्तों में कर्जे दे जाते हैं नौजवानों को कि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस खुद वो उसके खुद बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंशाल्लाह इसी महीने के आखिर से पहले हमारा वो MOU साइन हो जाएगा। और हमने जब बात की थी पहले और लोगों को अप्लाई करने के लिए कहा था, तो हमारे पास तकरीबन मेरे ख्याल में 90,000 एप्लीकेशन आई थी। 90,000 एप्लीकेशन आई थी माहीगीरों की तरफ से, जो कि अपनी बोट्स को अपग्रेड करना चाहते थे या आपस में मिलकर ख़रीदना चाहते थे। तो वो कामयाब जवान प्रोग्राम के अम्ब्रेला के अंडर के नीचे इंशाल्लाह हम माहीगीरों को भी आसान कर्जे देंगे ताकि वो अपग्रेड कर सकें अपनी किश्तियाँ, या मिल के 5-6 लोग जो कि इधर उधर काम करते हैं वो आपस में मिल के एक अपना एक वेसल ख़रीद सकें, फ़िशिंग वेसल। इस पे काफ़ी सारा काम हो गया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंशाल्लाह 21 तारीख से पहले हम इस MOU को साइन कर देंगे और हम वो डिप्लॉय करना शुरू कर देंगे। और वो भी हम पूरा प्रोसेस बनाएंगे। जो हमारा DG पोर्ट एंड शिपिंग का दफ्तर है, बल्कि मैं आपको भी कहूँगा दोनों को कि यहाँ भी हम आपको उसकी एक दफ्तर बना के देंगे कुरंगी फिश हार्बर में भी, ताकि लोग आके उनकी हम मदद कर सकें कि वो एप्लीकेशन कैसे भरें, क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, और वहाँ से लेके फिर वो जा सके पूरे बैंक तक इनको कर्जा मिले। तो पूरा एक पूरा जो प्रोसेस होगा वो जो भी हमारे बैंक्स हमारे साथ आ रहे हैं उनके साथ मिलके, तो एक हम यहाँ कोफा के अंदर भी इस्टेब्लिश करेंगे उसका डेस्क, और एक DG पोर्ट एंड शिपिंग के दफ्तर में भी, ताकि ये जो एक हमारा निगलेक्टेड तबका है इमीडिएटली इसके ऊपर एक अच्छा काम हम कर सकें। यहाँ कुछ इश्यूज हैं जी माहीगीरों के। उसका सबसे बड़ा इशू है ड्रेजिंग का। अब मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताऊं, ये मैंने भी सीखा कि जो करप्शन में D नहीं होता, लेकिन एक बड़ी मजे की चीज सीखी कि वो जो इलीगल पैसा कमाने के जो 3 बड़े D होते हैं ना दुनिया में, उसमें एक D से शुरू होता है ड्रग ट्रेड। वो जो ड्रग्स में लोग पकड़े जाते हैं ना, उसमें बड़े जल्दी पैसे कमा लेते हैं। अगर कोई बच गया तो देखा आपने 1 महीने में अरबपति बन गया जी, उसकी कोई शिपमेंट निकल गई D फॉर ड्रग्स। दूसरा होता है डायमंड स्मगलिंग, जो हीरे की स्मगलिंग करते हैं वो भी D होता है डायमंड का। और थोड़ी सी टेक्निकल नोहाउ वाला होता है ड्रेजिंग, क्योंकि ड्रेजिंग एक ऐसी चीज़ है, उन्होंने कह दिया जी हमने 5 मिलियन क्यूबिक मीटर ड्रेज कर दिया है। देयर इज टेक्निकली यहाँ पाकिस्तान के अंदर ड्रेजिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े खांचे हुए हैं, जो हमारे KPT और पोर्ट कासिम की ड्रेजिंग हुई है। इसलिए मैं हमारा एक पूरा बल्कि वो काफ़ी आगे चला गया, ECC में समरी चली गई है, कैबिनेट अप्रूव कर दे, ECC अप्रूव कर दे, उसके बाद फिर हमने अब ये किया है कि हमारे पास अपनी मैन पावर एक्सपर्टीज पाकिस्तान में है। अपनी मैन पावर हमारे पास पाकिस्तान में टेक्निकल एक्सपर्टीज है। अफसोस ये है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, वो बाहर चले जाती है या बाहर बैठी भी है, सिस्टम में नहीं आती। हमने अच्छा ड्रेजिंग में बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने समंदर की गहराई को कहते हैं, जो चैनल की गहराई होती है, वो आपसे कहते हैं ना सबसे गहरा पोर्ट है। सबसे गहरे पोर्ट का क्या मतलब होता है? जैसे कहते हैं गवादर सबसे गहरा पोर्ट है कि वो 12.5 मीटर गहरा है, उसकी बर्ज, ड्राफ्ट कहते हैं उसको। तो बड़ा जहाज आ सकता है, लेकिन गवादर में ड्रेजिंग होनी है तो वो और बड़ा हो सकता है, क्योंकि KPT के जो है वही 13-13.5 मीटर है, और पोर्ट कासिम का भी 13-13.5 मीटर है। और जो डीप वाटर पोर्ट है आपका, जिसको आप लोग चाइना पोर्ट कहते हो, SAPTL, उसकी तकरीबन 16 मीटर है। तो सिर्फ पाकिस्तान में एक वो डीप वाटर पोर्ट है जिसमें बड़ा जहाज आ सकता है, जिसमें 15,000 कंटेनर लग सकते हैं।
यहाँ पे कम से कम 5 सवा 5 मीटर की ड्रेजिंग चाहिए इन ट्रॉलर्स को। और अगर आप देखें सर, आप बाहर जाएंगे लेफ्ट साइड पे पूरी लो टाइड में तो किश्ती आ ही नहीं सकती, तो ये आधी जेटी वैसी ज़ाया हो रही है, तो इधर का भी ड्रेज होना है। तो ये हमने अब ये डिसाइड किया है और इससे मुझे इसकी अप्रूवल भी मिल गई थी पीएम साहब से, और अब हमने पूरा ये मैं एक अनाउंसमेंट करने लगा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान एक अपनी मरीन सर्विसेज कंपनी अपनी बनाने जा रहा है। इंस्टेड ऑफ कि हम बाहर जाएं और डॉलर खर्च करें, ये ईसीसी में समरी हमने भेज दी है, इनफैक्ट लॉ में है अभी, वहाँ से ईसीसी चले जाएगी। तो हमारे पास अपने ऑफिसर्स हैं, नेवी के रिटायर्ड हैं, बेरिया फाउंडेशन है, अपनी हमारी एक्सपर्टीज़ हैं जो लोग बाहर काम करके हैं। हम ये क्यों 200 मिलियन साल का 15-18 मिलियन डॉलर आपका सिर्फ मेंटेनेंस ड्रेजिंग में जाता है। तो मुझे बताएं, अभी हमने पोर्ट कासिम में ड्रेजिंग करनी है, उसकी जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आई है, जो कोटेशन आई है, वो तकरीबन 3.5 से पौने 400 मिलियन डॉलर की ड्रेजिंग कॉस्ट आई है, जिसमें हमने एलएनजी के लिए नया चैनल करना है और 8-9 नई बर्थ बन जाएंगी, क्योंकि 45 मीटर ड्रेज करना है। तो हम बाहर क्यों दें, वो हम हर साल मेंटेनेंस ड्रेजिंग भी है और एक मेंटेन करने के लिए और एक कैपिटल ड्रेजिंग जिससे ये होगा। आपको पता है पोर्ट कासिम में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, टग बोट्स, ये जो टग बोट होती है वो क्या होती है, जो जहाज़ आता है वो आपने देखी होंगी किश्तियाँ वो जहाज़ को लगाती हैं, फिर जब जहाज़ निकल रहा होता है तो खींचती हैं जहाज़ को, बाहर तक लेके जाती हैं। ये इनहेरिट किया है कॉन्ट्रैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। $29,000 पर डे देते हैं हम हर रोज के पोर्ट कासिम में 4 टग बोट्स को, हर रोज के देते हैं $29,000। अपने टग नहीं खरीदते, पैसे भी पड़े हुए हैं। पायलट बोट के 1.5 लाख रुपए या 1,35,000 हर रोज देते हैं, डेली। जो वो बोट होती है जो ये जहाज को पायलट को जहाज तक लेके जाती है और फिर पायलट जहाज लेके आता है, अपनी नहीं खरीदते। मैं मिनिस्ट्री की तरफ से क्या 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 थक गया, बोर्ड ने भी अप्रूवल दिए। और फिर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जब टेंडर करते हैं वो भी बड़े मज़े का लिखते हैं ऐसा टेंडर कि वो बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो ऐसी को ख़ास कंपनियाँ हैं। सो ये चैलेंजेस हमने ओवरकम कर लिए हैं। पोर्ट कासिम का विद इन द नेक्स्ट 10 डेज टेंडर खुल जाए, फाइनेंशियल टेक्निकल तो बिड्स खुल गई हैं, फाइनेंशियल बिड्स खुल जाएंगी। पोर्ट कासिम में टग्स की और पायलट बोट्स की और बाकी की मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हम देने जा रहे हैं। हम खुद परचेज करेंगे, हमारी अपनी होंगी, हमें डॉलर में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अपने एक्सपर्ट्स हैं जो यहाँ हमको ज़्यादा तनख्वाह में रख के तो हम ये काम कर सकें। फॉरेन डिपेंडेंसी इस चीज़ में नहीं होनी चाहिए। और ये सारी जो हमने जो प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक एक जो ब्लू इकॉनमी कॉन्सेप्ट है, ये सारी उसी कॉन्सेप्ट का हिस्सा हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर कमांडर साहब आपको भी और रिजवान आपको भी वेल डन, आपने काफ़ी डिटेल की स्टडी की है। जो आपके इमीडिएट चैलेंजेस हैं वो मैं आपको कोशिश करके फटाफट हल कर दूंगा। आपको पता है कि पाकिस्तान के निज़ाम में फ़ाइल घूमने का टाइम ज़रा एक सिस्टम होता है वो, और हमें वो फाइल में पहिए लगाने की आदत नहीं है। हम प्रॉपर चैनल से करते हैं, तो भले देर से आएगा अगर हुआ, लेकिन दुरुस्त आएगा। एंड वेल डन। एंड मेरा इंशाल्लाह हमारा टारगेट ही होना चाहिए कि जो $450 मिलियन की आपकी एक्सपोर्ट है उसको कम से कम बाय द टाइम इलेक्शन आए हम कम से कम $2.25 बिलियन तक लेके जाए। शुक्रिया जी। थैंक यू। सवाल पूछो, मुझे पता है आप दोनों के दिमाग में सवाल है, इनसे शुरू कर ले फिर आपका ले लूँगा, और एक इनका भी है। पानी मंगवा दो यार। काफी पुरानी बनी है, लेकिन इसको पुराने अखबार में बिल्कुल जलाया नहीं गया, माल नहीं किया गया, और यहाँ प्राइवेट लोगों ने अपनी लांचों के जरिए किया। इससे चलने से कितना फायदा होगा इकोनॉमी को, ये बता दें, क्योंकि ये बड़ा इसके का इसको चलने ही नहीं दिया पुराने अखबार में। देखें, इसको ब्लॉक करके रख दिया, और इसके यहाँ पे जो बच्चे थे उसको भी उठा के ले जाते थे।
देखिए, मैं आपको 3 चीज़ें बड़ा आपको जल्दी जल्दी बता दूँ। जब मैं मिनिस्टर बना था ना, तो यहाँ पे एक होता है मरीन कमिश्नर, फिशरीज डेवलपमेंट कमिश्नर, वो 11 साल से वो पोजीशन खाली थी। फॉर 11 इयर्स हमने एडवर्टाइज करके, वो एक बड़ी अच्छी PhD खातून थी सफ़िया, उनको रखा, उनका टेन्योर पूरा हो गया। अब दोबारा हमने एडवर्टाइज करके एक और साहब को अभी हमने रख लिया। दूसरा, ये कोफा का बोर्ड मेरे ख्याल में 6 साल बाद बना है। अगर आपने यहाँ कोई कानून तब्दील करने हैं तो ये बोर्ड करेगा ना। ये इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है, जैसे KPT का बोर्ड है, जो यहाँ मेरा भाई एक आया नहीं है, वो कह रहा था कि मेरी बड़ी उनसे लड़ाई हुई भी है। यहाँ बोर्ड मेंबर बैठे हैं, बता देंगे कितनी लड़ाई है। और पोर्ट कासिम का बोर्ड है। ये इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैं। हम वजारत का, हुकूमत का काम होता है पॉलिसी गाइडलाइंस देना, इम्प्लीमेंटेशन, और ये छोटी छोटी चीज़ें बोर्ड ने फैसले करने होते हैं। मैं तो नहीं उधर से बैठ के फैसला, ये हमने एक भी 2 साल और 2 महीने में एक प्लॉट मैंने किसी को एलोकेट नहीं किया। जो आप सुनते होंगे पोर्ट कासिम में प्लॉट, एक भी नहीं किया। उसके बावजूद पोर्ट कासिम रिकॉर्ड अर्निंग पे है। उसकी क्या वजह है? पहले जो अर्निंग थी, माने पिछले साल पोर्ट कासिम ने टैक्सेस के बाद 15 अरब रुपया अर्निंग्स दिखाई है, 15 बिलियन रुपीस। और 2017 में कोई 6.5 बिलियन थी, जिसमें प्लॉट की भी शामिल थी। तो ये बगैर प्लॉट की सेल के ऑपरेशन से 15 बिलियन कैसे पहुंच गई? कोई प्लॉट की सेल नहीं की। अब कीमतें भी हमने प्लॉटों की रिवाइज की हैं। बड़ा जी प्रेशर था। ये बोर्ड को हम पॉलिसी डिसीजन देते हैं, बाकी कीमत कितने में होनी है, किसको मिलना, ये वजारत का काम नहीं होता। हाँ, पहले मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस था कि जनाब तलत साहब का को दे दें प्लॉट, एक बस दे दें। नहीं, मतलब ऐसे ही यार, आप इसलिए क्या भाई महमूद मौलवी को देते चले, रिजवान को देते हैं, आपको देते, किसी को भी देते। वो बेचारा वो नीचे जो भी होता था चेयरमैन, वो हमारा ये काम नहीं है। हम कहते हैं कि आप पॉलिसी है, एक हमने पॉलिसी दी है, आप उस पॉलिसी के तहत काम करें, उसकी गाइडलाइंस, उसके फ्रेमवर्क में बोर्ड फैसला करता है कि आगे किस तरह लेके जाना है। हमने पॉलिसी देनी है। तो यहाँ 6 साल से बोर्ड ही नहीं था, क्योंकि इस बोर्ड में को आने को तैयार नहीं था। मैं नोबडी वांट्स टू कम हियर। तो ये चीज़ें अब ये बना है तो मेरी चीज़ें ठीक होने की तरफ। जी सर। सर हाँ, किसके साथ एक पेश होना है? हमने IG सिंध हमने लगाया, IG सिंध हमें रिपोर्ट करता। देखिए, यह ना हमारा भोलापन है, ये हमारी अक्लमंदी है और हमारी बिल्कुल डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बिल्कुल ज़बरदस्त मिसाल है। मैंने क्या किया था जाके थाने में, मैंने कहा था, और मेरा ये स्टेटमेंट है और ट्वीट भी मैंने की, ताकि कोई घुमा नहीं रहे, मैं ये रिकॉर्ड मेरा डिलीट नहीं हुई भी। मेरा ये इख्तियार है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं प्रिविलेज मोशन मूव कर सकता हूं असेंबली में।